आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। और अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 216 कबूल है। कपूर हाउस स्टारडम नाइट की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के खत्म करने और स्कैंडल में युवराज के एक्सपोज होने के बाद पिछले कुछ ही दिनों में स्टारडम प्रोडक्शन हाउस के स्टॉक प्राइस काफी नीचे चले गए थे। सिद्धार्थ आलिया को स्टॉक के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आलिया का हक्का बक्का सा चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि जो कुछ भी वो समझाने की कोशिश कर रहा है उसके 1% भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी वो सिद्धार्थ को बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी। लेकिन कुछ ही देर में सिद्धार्थ को यह पता चल गया था कि इतनी देर से वो जो लंबा चौड़ा आलिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसमें से कुछ भी उसकी बुद्धू सी गर्लफ्रेंड के पल्ले नहीं पड़ रहा था। लेकिन उस टाइम उसके चेहरे को देखकर उस पर बिगड़ने की बजाय वो जोर से हंस पड़ा और उसका एक गाल खींचते हुए बोला, क्या हुआ? मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें जो भी समझा रहा हूँ उसका 10% भी तुम्हारे समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? वो जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोली। साथ ही उसको इस बात का डर भी था कि कहीं अगर सिद्धार्थ को यह पता चलेगा कि उसको स्टॉक्स और शेयर मार्केट के बारे में इतनी डिटेल में बताने के बाद भी 10% तक उसको समझ नहीं आ रहा था तो वो उसका खूब मजाक उड़ाएगा। सिद्धार्थ ने यह बात महसूस कर ली थी और उसको आलिया के इस प्यारे से झूठ पर सच में बड़ा जोर से हंसी आ रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, वो उसके बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोला, ये जरूरी नहीं कि फैमिली में हर कोई कमाए, मैं कमाऊंगा और तुम बस खाना पीना और एंजॉय करना। उसकी ये सलाह आलिया को अच्छी लगी। उसने भी मुस्कुराकर अपना सिर हिलाकर उसकी बात पर सहमति जता दी। खाना पीना और एंजॉय करना। अपनी कही बात को फिर से दोहराए जाने पर सिद्धार्थ ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां कार्तिक खड़ा उन दोनों को घूर रहा था। कमरे के अंदर आकर अपने हाथ में पकड़े हुए चिप्स के बड़े से पैकेट को आलिया को देखकर उस पर कटाक्ष करते हुए बोला, खाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है और फिर भी पतली ककड़ी जैसी हो। कभी अपनी स्टडीज पर भी ध्यान दे लिया करो। आलिया ने उसके हाथ में चिप्स का पैकेट छीनते हुए बड़े रिलैक्स मूड में उसके ताने को अवॉइड कर दिया। उसके लिए भाई के ताने से ज्यादा इम्पोर्टेंट स्पाइसी चिप्स थे जिनको वो चटकारे लेकर खाने लगी। सिद्धार्थ उसको देखकर मुस्कुराया और फिर खड़े होकर कार्तिक के पास जाकर धीरे से बोला, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा था, लेकिन फिर भी आलिया ने वो सुन लिया। उसकी उंगलियों पर लगा हुआ चिप्स का स्पाइसी मसाला चाटते हुए उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी करते हुए हैरानी से पूछा, कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? सिद्धार्थ ने जब उसको ऐसे देखा तो उसको डांटते हुए बोला, ये कौन सा तरीका है खाने का? इतने भद्दे तरीके से चिप्स खाते हैं क्या? ये उंगलियों को देहातियों की तरह ऐसे क्यों चाट रही हो? पता है कितने जर्म्स होते हैं उंगलियों पर? वो उसको लंबा लेक्चर सुनाने लगा, जिसकी वजह से आलिया का मुंह रोने जैसा बन गया। वो ये सोच रही थी कि कितना डांटता है भाई, चिप्स खाने का सारा मूड ही खराब कर दिया। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी उंगलियां चाटकर चिप्स खा सकता है? फिर वो वहां से उठकर हैंड वॉश करने के लिए बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद कार्तिक हल्के से मुस्कुराया और सिद्धार्थ से बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही गलत तरीके से करवाया गया था। अब देखना, तुम पर केस करने की बजाय उनको अपना केस बचाना ही मुश्किल पड़ जाएगा। सिद्धार्थ ने देखा कि कॉन्फिडेंस कार्तिक के चेहरे से झलक रहा था, जो इस बात का सबूत था कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो यूं ही हवा में नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। और हाँ, एक बात और, कार्तिक के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ अपनी बहन की वजह से कर रहा हूँ। वो मेरी कमजोरी है और उसकी कमजोरी हो तुम। तुम्हारे लिए ही वो इतने दिनों से परेशान थी, इसलिए उसकी परेशानी को देखते हुए मैंने तुम्हारी हेल्प करने का फैसला किया।
अब मैंने भी तुम्हें अपनी बहन के लिए एक्सेप्ट कर ही लिया है, लेकिन अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आना और अच्छे से ही बिहेव करना। इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा तुम्हें कि तुम्हारी वजह से कभी भी उसकी आंखों में आंसू ना आए, और उसको कभी धोखा देने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर कभी भी ऐसा हुआ तो तुम्हारी आंखों से आंसू कभी भी नहीं जाएंगे। याद रखना, जो युवराज के साथ हुआ और पूरी स्टारडम कंपनी के साथ कर सकता हूँ, वो तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। सो यू बेटर अंडरस्टैंड। कार्तिक सिद्धार्थ को समझा कम रहा था, वार्निंग ज्यादा दे रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर लग रहा था कि उस पर कार्तिक की उस वार्निंग का कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि शायद उसकी जरूरत भी नहीं थी। आलिया की केयर करने के लिए, हमेशा उसको खुश रखने के लिए और कभी भी उसकी आंखों में आंसू ना आने देने के लिए उसको किसी और की या किसी भी तरीके की धमकी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आलिया की स्माइल ही उसकी खुशी थी और उसकी तकलीफ में उसका दर्द। इसलिए उसकी केयर तो वो हमेशा ही करेगा। लेकिन कार्तिक के सामने लंबी चौड़ी कस्में खाने की बजाय उसने मुस्कुराते हुए बस हल्के से एक बार उसका सिर हिला दिया, जिसका सीधा सा मतलब था कि आलिया के बदले वो कार्तिक की कही हुई हर बात पर सहमत है। उसने मन ही मन सोचा, आलिया की खातिर तो मुझे सब कुछ कबूल है। कार्तिक को भी यकीन नहीं हुआ था कि सिद्धार्थ इतनी जल्दी, इतनी आसानी से सारी कंडीशंस मान लेगा। और हाँ, एक और सबसे जरूरी बात, फिर वो अचानक से बोल पड़ा, तुम दोनों की अभी कोई शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम मुझसे थोड़ा दूरी ही रहोगे, बस एक फ्रेंड की तरह, और उसके लिए कम से कम एजुकेशन कंप्लीट होने तक का इंतजार करोगे। तब तक उसके ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? उसने फिर से एक कंडीशन लगा दी। सिद्धार्थ इस पर भी मुस्कुरा कर बोला, ओके, मैं तो उसके क्लोज नहीं आऊंगा, लेकिन अगर वो मेरे क्लोज आना चाहे तो इसके लिए मैं उसको मना नहीं कर सकता। That's so cute. मुझे सिद्धार्थ है ना, उसका एटीट्यूड एंड एवरीथिंग तो वो तो अच्छा है, अलग बात है, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, इसके लिए बड़ा पसंद आता है। गर्ल्स, मुझे लगता है 99.9% गर्ल्स इस बात से एग्री करेंगी। जो लड़का कॉन्फिडेंट है ना कि जो वो चाह रहा है, जो वो कर रहा है, जो वो सोच रहा है, वो होगा, भाई मैं बता रही हूँ, खत्म है केस। फिलहाल लड़कों के लिए बहुत अमेजिंग सीक्रेट और बहुत अमेजिंग टिप दे दिया मैंने, कॉन्फिडेंस। आगे की कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 270, एक और फरमाइश। सिद्धार्थ की बात सुनकर कार्तिक उसको घूरने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अपनी बहन को किसी बात के लिए मना किया तो फिर तो वो उस काम को जरूर ही करेगी। वो सिद्धार्थ को वार्निंग देने के अंदाज में उंगली दिखाते हुए कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी हैंड वॉश करने के बाद आलिया वापस अपने रूम में आ गई। क्या हुआ, कुछ कह रहे हो क्या सिद्धार्थ से? आलिया ने कार्तिक से पूछा। इससे पहले कि कार्तिक कुछ बोलता, सिद्धार्थ पहले ही बोल पड़ा, नहीं कुछ नहीं, वो बस मुझसे ये कह रहे थे कि मैं बस 1 घंटे के लिए रोज आ सकता हूँ, इससे ज्यादा फिलहाल मुझे यहाँ रुकना अलाउड नहीं है ना? डोंट वरी, मैं पहले ही चला जाऊंगा। कार्तिक उसको घूरने लगा। आलिया के सामने वो उसको मना नहीं कर सकता था, इसलिए उस टाइम वो उससे कुछ नहीं बोला। वो अपना गला खगारते हुए एक बार फिर इनडायरेक्टली उसको वार्निंग देते हुए वहां से चला गया। सिद्धार्थ उसकी उस वार्निंग को देखकर हंस पड़ा, लेकिन अब वो कार्तिक की बात का बुरा नहीं मान रहा था, क्योंकि जिस इंसान को वो अपने अगेंस्ट समझ रहा था, ऐसे क्रिटिकल टाइम पर वो ही उसके काम आया था। अभी 2 दिन पहले मिस्टर लोकेश ने सिद्धार्थ को मैसेज भेजा था कि स्टारडम कंपनी ने बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देने के लिए उस पर केस कर दिया है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ थोड़ी टेंशन में था। लेकिन कार्तिक ने ना सिर्फ उस केस से उसको बाहर निकाल लिया था,
बल्कि उसके कहने पर कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल कॉपी के बिहाफ पर उसका स्टारडम प्रोडक्शन हाउस पर ही उल्टा केस कर दिया था। यकीनन एक काबिल लॉयर से उलझना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं थी। उसकी पेचीदा पेचों की वजह से ही स्टारडम प्रोडक्शन हाउस स्टारडम नाइट ग्रुप पर केस करवाना तो दूर, खुद अपने ही जाल में उलझ गया था। सिद्धार्थ ने आलिया की तरफ देखा तो वो रजाई में घुसकर अपने फोन में सोशल मीडिया पर शायद चैटिंग में बिजी हो गई थी। जैसे ही सिद्धार्थ वहां से बाहर जाने लगा कि आलिया ने पीछे से उसको आवाज दी, सिद्धार्थ 1 मिनट प्लीज आना। सिद्धार्थ का दिल धक से हो गया। वो ये जानने के लिए उस बेड के पास गया कि न जाने वो उसको क्या कहेगी। उसके पास जाने पर आलिया ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सिद्धार्थ को एक पल कुछ अजीब सा लगा। उसके कुछ ना बोलने पर आलिया ने फिर से उससे पूछा, बताओ ना, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? सिद्धार्थ ने एक बार खांसा और थोड़ा अनकंफर्टेबल होके धीरे से बोला, ये सुनते ही आलिया का चेहरा खिल गया। उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अच्छा तो तुम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ला दोगे? वो भी बिल्कुल चिल्ड। चिल्ड कोल्ड ड्रिंक? वो भी इतनी सर्दी में? आलिया, तुम्हें जिस चीज के लिए मना किया है तुम जानबूझकर वही करोगी, है ना? तुम्हें पता है ना कि बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक तुम्हें मना है? सिद्धार्थ बिल्कुल साफ मना करते हुए बोला, तो क्या सर्दी में कोल्ड ड्रिंक को बॉईल करके पीऊं? उस दिन मॉल में भी आधी आइसक्रीम फेंक दी थी तुमने। ना तो आइसक्रीम खाने देते हो, ना तो कोल्ड ड्रिंक पीने देते हो मुझे। चिप्स खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने का तो मजा ही कुछ और है। मुझे पता है कि पापा और भैया इसके लिए बिल्कुल सख्त मना कर देंगे, तभी तो तुमसे कह रही हूँ। और अब तुमने भी मना कर दिया। अब ये साफ प्रूव हो गया है कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो। आलिया तुनक कर बोली, ओह रियली? सिद्धार्थ ने अपनी भौहें सिकोड़कर उससे पूछा, हाँ और नहीं तो क्या। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे बिना कहे मुझे ला कर दे देते। वो उसको उकसाते हुए बोली। सिद्धार्थ ने कुछ पल उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसको अपने इमोशंस में फंसा लिया हो। जिस चीज के लिए खुद उसने आलिया को मना किया था, उस चीज को उसी के हाथों से मंगवाने के लिए उसने उसे राजी कर लिया था। सच में दोनों भाई बहन बिल्कुल एक से हैं, उसने मन ही मन सोचा। 2 मिनट बाद ही ऊपर के फ्रिज से वो उसके लिए बस एक छोटे से ग्लास में थोड़ी सी स्प्राइट लेकर आया और बोला, ये लो तुम्हारी फरमाइश, अब इसके बाद मुझसे कुछ मत मांगना, समझी? आलिया बड़ी हैरानी से कभी उस ग्लास को देखती तो कभी सिद्धार्थ को। हैरान होकर उसने पूछा, ये क्या है? वही जो तुमने कहा था। ये मत समझना कि ये पानी है, चाहे तो पीकर चेक कर लो। लेकिन इतनी सी। आलिया के एक्सप्रेशन को देखकर सिद्धार्थ को मनी मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने जरा सा भी हंसने का एक्सप्रेशन नहीं दिया, वरना मामला बिगड़ जाता। इतनी सी का क्या मतलब? तुमने लाने को कहा था तो मैं ले आया। तुमने ये थोड़ी कहा था कि पूरी बोतल लानी है। सिद्धार्थ ने भी बड़े एटीट्यूड से कहा। आलिया ने मुंह फुला लिया। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उसको उसके ठंडी चीजों के खाने या पीने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन अक्सर ठंडी चीजें खाने पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। कभी कभी ज्यादा हालत बिगड़ने पर नेबुलाइजर भी करना पड़ता था, इसलिए वो उसको इन सब चीजों के लिए हमेशा मना किया करता था। रहने दो, नहीं पीना मुझे, तुम ही पी लो मेरी तरफ से। आलिया ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। ओके कहकर सिद्धार्थ ने अपने कंधे उचका दिए और एक ही सांस में पूरी कोल्ड ड्रिंक पी गया। आलिया देखती ही रह गई। उसके माथे पर बल आ गए और भौं सिकुड़ ली और नाराज होकर वो बोली, वेरी गुड, अब चले जाओ। कहकर उसने रजाई को अपने सिर से ऊपर ओढ़ लिया और जैसे छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं वैसे ही गुस्से में लेट गई। सिद्धार्थ ने जब उसको ऐसे करते हुए देखा तो उसको बड़ी हंसी आई और साथ ही उस पर ढेर सारा प्यार भी आया। ये तुम छुप क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या? उसने आलिया की रजाई हटाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा क्या भरोसा, खा ही जाओ तो। कहकर उसने रजाई को फिर से वापस अपने सिर के ऊपर खींच लिया और इस बार उसको चारों तरफ से मजबूती से ढक भी लिया ताकि वो उसकी रजाई को खोलकर हटा ना सके। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर कुछ पल उसका बचपना देखा, फिर उसके ऊपर से उस रजाई को हटाने के बजाय
पूरी रजाई समेत ही उसको अपने दोनों हाथों से उठा लिया। आलिया ने फौरन ही घबराकर अपने चेहरे से रजाई हटाई और गिरने से डरते हुए उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कसकर पकड़ लिया और लगभग चीखते हुए बोली, सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी, मुझे नीचे उतारो प्लीज। क्यों, हमेशा तुम ही अपनी बातें मनवाओगी क्या? अब तुम मेरे शिकंजे में आ गई हो, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। सिद्धार्थ मुस्कुराकर बोला, कौन सी बात? मुझे कोई बात नहीं माननी, मुझे नीचे उतारो ना, मुझे सर्दी लग रही है। आलिया मिन्नत करते हुए बोली। दैट्स सो क्यूट। आलिया और सिद्धार्थ की एक क्यूट नोकझोंक मुझे बड़ी पसंद है। आपको कैसी लगती है? शेयर जरूर कीजिएगा। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 218, मदहोशी का आलम। अच्छा, सर्दी लग रही है? अभी कुछ देर पहले तो तुम्हें इतनी गर्मी लग रही थी कि तुम्हें चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीनी थी और 5 मिनट में ही सर्दी लगने लगी। सिद्धार्थ अभी भी उसको अपने दोनों हाथों में उठाए हुए था। खैर, अगर तुम्हें इतनी सर्दी लग रही है तो मैं अभी तुम्हें नेबुलाइज कर देता हूँ अपने होठों से, उसने शरारत से कहा। नो 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 नो, प्लीज प्लीज प्लीज, कहते हुए आलिया उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपटते हुए अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। लेकिन सिद्धार्थ पूरे देश के कंटेंट क्रिएटर्स ने उसके ढके हुए हाथों पर किस कर लिया। सिद्धार्थ के स्किल्स को नर्म और गर्म होठों का अपने हाथों पर एहसास होते ही जैसे उसको करंट सा लगा और जल्दी से उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर से हटा लिया। सिद्धार्थ तो जैसे इसी के इंतजार में था। आलिया के हसीन चेहरे से हाथों के पर्दे के हटते ही सिद्धार्थ ने फौरन अपने होठों से आलिया के लरसते हुए नर्म होठों को छू लिया। उसकी छूते ही आलिया उसकी बाहों में और भी सिमट गई, लेकिन इस बार उसने उसका कोई प्रतिरोध नहीं किया। सिद्धार्थ को कार्तिक की दी हुई वार्निंग अच्छी तरह से याद थी, लेकिन उसके बाद भी वो आलिया के और भी क्लोज होकर उसकी वार्निंग को चैलेंज कर रहा था। वैसे भी उसने सिर्फ कार्तिक की बात रखने के लिए उसकी शर्त पर सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए हाँ जरूर कह दिया था, लेकिन उसको कभी भी सीरियसली मानने वाला नहीं था। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने उसके होठों पर से अपने होठों को हटाया। तब वो जैसे किसी नींद से जागी और फौरन शर्मा कर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। कुछ पल के बाद आलिया ने पहले उंगलियों की दरारों से सिद्धार्थ को देखा और फिर बाद में अपनी आंखों पर से हाथ हटाते हुए उससे बोली, अब मैं कभी तुमसे कोई काम के लिए नहीं कहूंगी। इंटरेस्टिंग। फिर तुम्हारे इस आलसपन का क्या होगा? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि अब से सारे काम तुम खुद कर पाओगी? सिद्धार्थ ने उसको छेड़ते हुए पूछा। वो अच्छी तरह से जानता था कि आलिया हर काम को करने के शॉर्टकट ढूंढा करती है। उसका पूरा दिमाग इसी में लगा रहता है कि कैसे काम कम से कम किया जाए और मेहनत भी बिल्कुल ना करवाई जाए और काम बस निपट जाए। दूसरों के काम तो दूर की बात है, वो अपने काम करने में भी आलस कर जाती थी। जैसे होमवर्क भी अक्सर सिद्धार्थ ही किया करता था उसका। अब उसको और छेड़ने की बजाय सिद्धार्थ ने आलिया को वापस उसके बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी वार्डरोब से एक जोड़ी रुई के मोजे निकाले और वापस उसके पास आकर आराम से उसके पैरों में पहना दिए। देखो तुम्हारे पैर कितने ठंडे हो रहे हैं, आलस की वजह से तुमसे अपने मोजे तक नहीं पहने जाते और कहती हो कि सारा काम तुम खुद करोगी। वो उसकी नकल उतारता हुआ धीमी आवाज में बोला। आलिया के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो इस वक्त उसको देखकर ये सोच रही थी कि सिद्धार्थ के मूड का भी सच में कोई भरोसा नहीं है। जब गुस्सा आता है तो भूकंप आ जाता है और जब प्यार आता है तो चारों तरफ बहारों का मौसम छा जाता है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि सिद्धार्थ ने उसको ठीक से रजाई उड़ा दी और उसके माथे पर एक छोटी सी प्यारी सी किस करके उसके बालों पर धीरे से हाथ फेर कर बोला, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आलिया ने भी प्यार से मुस्कुराते हुए उसको जवाब दिया, गुड नाइट। सिद्धार्थ ने थोड़ा सा झुककर उसके माथे पर हल्के से किस किया। इससे पहले कि वो वापस उठ पाता,
सामने से एक आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। ओह, ये क्या हो रहा है भाई? जब दोनों ने देखा तो सामने रोहित शरारत भरी नजरों से उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गया, लेकिन आलिया का तो चेहरा शर्म से लाल हो गया था। सिद्धार्थ ने जब उसको सफाई देनी चाही तो रोहित बीच में ही बोल पड़ा, वेट 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 वेट, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा भाई, मैं तो बस अभी आया हूँ। क्या मतलब, क्या देखा तूने? सिद्धार्थ ने अपनी भौं चढ़ाते हुए उससे पूछा। मतलब जब तुम बड़े प्यार से आलिया के सिर पर सहला रहे थे वो मैंने नहीं देखा, और जब तुमने वो आलिया के माथे पर किस किया वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। सच्ची? वो अपने गले को छूकर झूठी मूठी कसम खाता हुआ बोला। ये देखकर सिद्धार्थ ने माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए हल्का सा खांसा, और आलिया ने तो शर्म के मारे रजाई में अपना मुंह ही छुपा लिया। ये बताओ कि तुम यहाँ पर किसके लिए आए हो? आलिया के लिए? सिद्धार्थ ने हाथ घुमाते हुए उल्टा उसी से पूछा। अरे नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर वो उसका फोन देखकर बोला, पता नहीं कौन है जो इस नंबर पर बार बार कॉल कर रहा है, मैंने उसको पिक नहीं किया, देखो क्या तुम इस नंबर को पहचानते हो? सिद्धार्थ ने एक नजर फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसने भी उस नंबर को पहले कभी नहीं देखा था। ठीक उसी वक्त फिर से फोन बजा। इस बार सिद्धार्थ ने वो कॉल पिक कर ली। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज सुनाई थी। ओह सिद्धार्थ, माय गॉड, आखिर तुमने फोन पिक कर लिया। पता है मैं कब से फोन कर रही हूँ। मैंने सुना है कि तुमने स्टारडम प्रोडक्शन हाउस के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया है, तो क्या फ्यूचर प्लान है? क्या तुम्हें यही बकवास करनी है तो मैं फोन कट करूं? अच्छा वेट, एक मिनट रुको। उस लड़की ने फौरन सिद्धार्थ को रोका और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं तुम्हें एक मैसेज सेंड कर रही हूँ, ये आलिया के बारे में है। ये कहकर उसने खुद ही कॉल कट कर दिया। कुछ ही सेकंड में सिद्धार्थ के पास एक मैसेज आया। उसने जैसे ही उस मैसेज को चेक किया उसका चेहरा एकदम से बिल्कुल सीरियस हो गया। क्या हुआ सिड, एनी प्रॉब्लम? रोहित को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने थोड़ा पास आकर उससे पूछा, लेकिन सिद्धार्थ ने फौरन फोन को वापस अपने पॉकेट में रखते हुए कहा, कुछ नहीं, और फिर तेजी से बाहर निकल गया। रोहित उसको इस तेवर में बाहर जाता हुआ देखकर हैरान रह गया कि अभी 2 मिनट पहले तो ये इतने अच्छे मूड में था, लेकिन अब अचानक इसको क्या हो गया? सिद्धार्थ के जाने से पहले रोहित ने उसके फोन की स्क्रीन में व्हाट्सएप मैसेज देखा, जिस पर किसी पेपर पे कोई फोटो थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। आखिर बात क्या है? सिद्धार्थ से गुस्से में कहाँ चला गया? वो कॉल किसका था और उस मैसेज में क्या था? कुछ बताया भी नहीं इसने। लगता है अपने तरीके से पता लगाना पड़ेगा, रोहित ने मन ही मन सोचा। भाई ऐसा क्या मिल गया आलिया के बारे में जो सिद्धार्थ इतना गुस्सा हो गया? जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 219, बिग मिस्टेक। जनवरी का महीना अब गुजरने ही वाला था, लेकिन बाहर चलती सर्द हवाओं से ऐसा लगता था कि इस बार सर्दी का मौसम जाने के मूड में नहीं है। आलिया जब कॉलेज गई तो वहाँ का माहौल देखकर थोड़ा नर्वस होने लगी। चारों तरफ हर कोई पढ़ाई में जुटा हुआ था, क्लासरूम में, कॉरिडोर में, कैंटीन में, यहाँ तक कि पार्किंग में भी। और तो और कुछ लड़कियां उसको वॉशरूम में भी हैंड वॉश करते हुए एनालिटिकल केमिस्ट्री के इक्वेशंस रटती हुई दिखी। क्लास में लड़कियां फालतू की गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय फिजिक्स की कैलकुलेशन में जुटी हुई थी। ये माहौल देखकर वो भी थोड़ा सा नर्वस होने लगी, क्योंकि इतने टाइम से सिर्फ स्पोर्ट्स फंक्शन और डांस फंक्शन में ही उसने अपना लगभग पूरा टाइम बिता दिया था। अब जब सेमेस्टर के एग्जाम्स बिल्कुल सर पर आ गए थे तो अब उसको टेंशन होने लगी थी कि इतने कम टाइम में एग्जाम की तैयारी कैसे होगी। वैसे ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था जब वो एग्जाम के लिए नर्वस हो रही थी। उसकी कई आदतों में से ये भी एक आदत थी कि वो लगभग हर काम को टालते हुए आखिरी वक्त पर ही करती थी, और एग्जाम्स की तैयारी भी उन्हीं कामों में से एक थी। ऐसा माहौल देखकर आलिया भी अपनी स्टडीज में जुट गई, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी
और दुर्लभ बात थी, क्योंकि आमतौर पर वो बिना किसी के फोर्स किए हुए खुद से स्टडी करना कभी पसंद नहीं करती थी। उस दिन के स्कैंडल के बाद स्टारडम नाइट ग्रुप के तीनों स्टार्स पिछले कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहे थे, लेकिन इंटरनल एग्जाम्स की तैयारी की वजह से वो तीनों और उन सब के फैंस भी अपना पूरा फोकस फिलहाल स्टडीज पर ही लगा रहे थे। उन्हीं दिनों एक और नई ब्रेकिंग न्यूज वायरल हुई थी। स्टारडम नाइट ग्रुप ऑफिशियली अब अपने खुद के स्टूडियो का सेटअप लगाने की तैयारी में थे। जल्द ही उनका लेटेस्ट म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च होगा। आलिया ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपना खुद का एक स्टूडियो सेट करेंगे। एक स्टूडियो स्टैब्लिश करके अब उनको किसी भी दूसरी प्रोडक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब वो अपने मालिक खुद बन चुके थे, लेकिन अपने खुद के मालिक बनने के जहाँ ढेर सारे फायदे थे, वहीं कई नए नुकसान भी थे। लेकिन फिर भी आलिया उनके लिए अब बहुत खुश थी। वो इसके बारे में बात करने के लिए सुमन के पास जाकर बैठ गई और वो चहकते हुए सिद्धार्थ के बारे में बातें करने लगी। एक्साइटमेंट में वो इतना खोई हुई थी कि उसने देखा ही नहीं कि बेचारी सुमन का मुंह उतरा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में है। आलिया ने ये नोटिस ही नहीं किया। जब काफी देर तक सुमन ने उसकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आलिया ने देखा कि वो न जाने कहाँ खोई हुई है। जब उसने उसको जगाने के लिए हल्का सा पुश किया, तो सुमन ने देखा ही नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपना बैलेंस नहीं बना पाई और अपनी सीट से नीचे लुढ़क गई। ओह माय गॉड सुमन! सुमन के बैलेंस बिगड़ते ही आलिया जोर से चीखी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। धड़ाम की आवाज के साथ सुमन अपनी सीट से नीचे गिरी। क्लास में सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो गए। आलिया जल्दी से अपनी सीट से उठकर उसको उठाने के लिए दौड़ी। यूं इस तरह से बैठे बैठे से गिर जाना अपने आप में ही एक शर्मिंदगी थी, जिसको सुमन इस वक्त बिल्कुल साफ महसूस कर पा रही थी। चारों तरफ से स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे और सुमन शर्म से पानी पानी होकर आलिया की मदद से उठकर कपड़े झाड़ते हुए वापस अपनी सीट पर बैठ गई। नकुल सहगल, जो उसी की क्लास में एक बदतमीज लड़कों में से एक था, सुमन की मदद करने या उसको उठाने की बजाय उसकी हालत पर बेशर्मी से हंस रहा था। दूसरों के दर्द और तकलीफ पर मरहम लगाने की बजाय उसको हंसते हुए न जाने क्या मजा आता था। वो खिलखिलाकर सुमन पर हंसते हुए बोला, बेवकूफ कहेगी, रात में उल्लू की तरह जागती हो क्या, जो दिन में उल्लू की तरह बैठे बैठे ही क्लास में सो रही हो। उसकी हंसी पर भी सुमन ने उसको फटकार कर या पीट कर चुप नहीं कराया, जैसा कि वो अक्सर किया करती थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स हंस रहे थे, लेकिन नकुल की बेढंगी हंसी पूरे क्लास में सबसे तेज आवाज से गूंज रही थी। आलिया ये देखकर थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि सुमन उस पर अपना गुस्सा नहीं उतार रही थी, जैसा कि वो अक्सर किया करती थी। लेकिन फिर उसकी हंसी पर आलिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो उसको कुछ कहती उससे पहले ही रॉकी ने उसको फटकार लगा दी। ओ ढक्कन, अब बस बहुत हो गई हंसी। अगर कोई गिर गया है तो तेरी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि उसकी मदद करे, बल्कि तू तो उल्टा उस पे हंस रहा है और उसकी नकल उतार रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? सुमन का बेस्ट फ्रेंड होने के नाते रॉकी आगे आया और उसका कॉलर पकड़ लिया। सुमन अब भी खामोश थी। आलिया ने उसकी आंखों के सामने अपने हाथों को हिलाया। ओ हेलो सुमन, क्या हुआ तुझे? आखिर कहाँ खोई हुई है तू? लेकिन सुमन तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने आलिया की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल देकर बोला, कुछ नहीं यार, कल रात को ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए अभी बैठे बैठे नींद का हल्का सा झोंका आ गया था। उसकी बात सुनकर आलिया ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। कल रात सोई नहीं मतलब? तो किसकी यादों में तारे गिर रही थी? वो उसकी खिंचाई करते हुए धीरे से बोली। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी सुमन की पर्सनल फीलिंग्स के बारे में पता चले, वरना वो सब उसकी हंसी उड़ाने लगते। सुमन ने आलिया की परवाह ना करते हुए उसके सामने ही डेस्क पर हाथ रखकर लेट गई। उसकी बेचैन आंखों के कोरों से आंसुओं की एक एक बूंद निकलकर उसकी आस्तीनों में गुम हो गई। पीछे की सीट पर वो लड़का बिल्कुल शांत बैठा था, जिसको क्लास के शोर शराबे से कोई मतलब नहीं था। उसके चेहरे पर एक बसंती हवा के जैसा सुकून था। उसके हाथों में वो किताब खुली थी, जिसमें वो इस कदर गहराई में डूबा हुआ था कि आसपास के शोरगुल से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था।
वैसे भी इस तरह की कहा सुनी या जोर की आवाजों में बातें वहाँ अक्सर ही होती रहती थी, इसलिए जब तक कि कोई खास बात ना हो तब तक वो कुछ देखता ही नहीं था और ऐसे बिहेव करता था कि जैसे वो क्लास में प्रेजेंट ही ना हो। वो बिल्कुल खामोश बैठा सुमन को देख रहा था। उसने इस पूरी घटना में कुछ भी नहीं कहा और ना ही आगे बढ़कर उसमें कोई इंटरफेयर किया। सुमन भी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि शायद वो उसके दिल के खालीपन को महसूस कर पा रहा था। भाई, ये तो एक अलग ही स्टोरी आ रही है। क्या लगता है आपको? है यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? जानेंगे। आपकी तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अपने अगले एपिसोड में ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 220, जस्ट अ फ्रेंड। पिछली रात घड़ी में लगभग 12 बजने वाले थे। ईशान ऑनलाइन आकर कुछ ट्वीट्स का रिप्लाई करके सोने की तैयारी में था कि तभी उसकी फोन की स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन आया। ईशान ने चेक किया तो वो मैसेज सुमन का था। हेलो ईशान, अभी सोए तो नहीं ना? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट अगर तुम जाग रहे हो तो क्या 1 मिनट के लिए नीचे आ सकते हो प्लीज? ईशान को वो मैसेज पढ़कर थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि जब वो यहाँ तक आई है तो शायद कोई काम होगा। मुझे नीचे जाकर जरूर देखना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सोचकर वो बिना चेंज किए बरमूडा और टी शर्ट में नीचे आ गया। नीचे बस हल्की सी लाइट जल रही थी और कोई शोर नहीं था। नीचे आकर उसने आलिया के दरवाजे पर हल्के से खटखटाया। जब 1 मिनट से ज्यादा हो गया और किसी ने दरवाजा नहीं खोला, उसने एक बार और दरवाजा खटखटाया और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर देखा कि कमरे में लगभग अंधेरा था और आलिया के सिरहाने एक छोटा सा टेबल लैंप रखा हुआ था। उसमें एक नाइट बल्ब की तरह मध्यम सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी और आलिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। ईशान ने उसके पास जाकर देखा तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कि आलिया आराम से गहरी नींद में सो रही थी और सुमन तो कहीं भी नहीं दिख रही थी। फिर उसको नीचे क्यों बुलाया? आलिया, सुमन? और अब उसको इस बात का एहसास हो गया था कि सुमन वहां पर नहीं है। जब काफी आवाज देने पर भी आलिया की आंख नहीं खुली तो ईशान को यकीन हो गया कि वो बहुत गहरी नींद में सोए हैं। अब उसको महसूस होने लगा था कि इस तरह उसने आधी रात को एक लड़की के कमरे में अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसको खुद पर गुस्सा आने लगा था। इतनी बड़ी चूक उससे कैसे हो गई? एक लड़की के कमरे में आधी रात के वक्त चुपके से आ जाना जब वो गहरी नींद में अकेले सो रही हो, कोई इसका क्या मतलब निकालेगा? उसने 1 सेकंड के लिए इमेजिन कर लिया और अब ईशान फटाफट आलिया के रूम से ऐसे चुपचाप बाहर निकला जैसे वो चुपचाप अंदर आया था, इतनी खामोशी में कि किसी को भनक तक ना लगे। वो दबे पांव उसके रूम से बाहर निकल आया। उस वक्त उसको सुमन पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उसने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया। वो उसको कॉल करके डांटने वाला ही था कि तभी उसके फोन पर फिर से एक मैसेज आया जो कि सुमन ने ही किया था। ईशान, वेयर आर यू? वेटिंग। ईशान ने आलिया के कमरे के बाहर लॉबी में आकर उसको कॉल बैक किया और थोड़ा सा सख्ती से पूछा, ये सब क्या मजाक है सुमन? क्लास में थोड़ा बहुत हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इतनी रात हो गई, तुमने मुझे इस तरह मैसेज करके आलिया के पास क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना, अगर प्रशांत अंकल, कार्तिक या सिद्धार्थ किसी को भी ये पता चल गया कि मैं आधी रात को चुपके से आलिया के कमरे में गया था और वो भी तब जब वो गहरी नींद में सोई हुई थी, सोचो कि तब सब मुझे कितना गलत समझेंगे। सिद्धार्थ को तो मैं समझा भी दूंगा, लेकिन कार्तिक तो मेरी बात सुनेगा भी नहीं। मैं तो तुमको अच्छी लड़की समझता था, लेकिन तुम भी क्लास की उन बाकी सभी लड़कियों जैसी निकली। बताओ क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक? क्यों किया? ईशान ने इस बार सख्ती से कहा। कॉल के दूसरी तरफ सुमन चुपचाप उसकी डांट सुन रही थी। मजाक तो शायद मेरे साथ किस्मत ने किया ईशान। मैं इतनी ठंड में तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मुझे डांट रहे हो। तुमको लग रहा है कि मैं इस टाइम मजाक कर रही हूँ? उसने बड़ी बेचारगी से कहा। ईशान उसकी बात सुनकर सन्न रह गया।
उसको लग रहा था कि सुमन आलिया के पास किसी काम से आई होगी, इसलिए उसने उसको भी नीचे फ्लोर पर उससे मिलने के लिए बुलाया होगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो उसके घर के बाहर खड़ी होकर उसका वेट कर रही होगी। आखिर वो इस टाइम घर के बाहर क्या कर रही है, वो भी इतनी ठंड में? ईशान ने हैरान होकर मनी मन सोचा। फिर उसी तरह बिना जैकेट या स्वेटर के वो बाहर निकल गया। अगर इस बार वो मजाक कर रही होगी ना, तो कल मैं बताऊंगा उसको अच्छी तरह से। वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकल आया। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने देखा सामने लगे बलूत के उस घने पेड़ के पास सच में एक लड़की सफेद गाउन में टहल रही थी। आसपास कहीं भी कोई भी नहीं दिख रहा था। धुंध की वजह से दूर के पेड़, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रहे थे। सर्द हवा रह रहकर ठिठुरन बढ़ा रही थी। उसको इस तरह रात के 12 बजे कड़कड़ाती हुई ठंड में धुंध के बीचों बीच इस तरह से अकेले टहलते हुए देखकर ईशान भी एक पल के लिए सिहर उठा, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत करके उसके पास गया। उसको अभी तक ये लग रहा था कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब सुमन ने ईशान को घर के बाहर निकलकर उसके पास आते हुए देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। आज से पहले सुमन ने कभी ऐसा नहीं किया था। ईशान के मन में इस टाइम कई सवाल थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता या कोई सवाल पूछता, सुमन ने चहकते हुए एक बॉक्स उसके सामने कर दिया और बोली, हैप्पी बर्थडे ईशान। कल ईशान का बर्थडे आने वाला था। सुमन ये बात बहुत पहले से जानती थी, इसलिए उसने आलिया को बताए बिना अकेले ही ईशान से मिलकर उसको विश करने का प्लान बनाया था। ओह माय गॉड सुमन, आर यू क्रेजी? ऐसे बर्थडे विश करने की क्या जरूरत थी? कल सुबह कॉलेज में विश कर देती या फोन से ही विश कर देती। इतनी रात को, और वो भी ऐसी कपकपाती हुई ठंड में आकर विश करने की क्या जरूरत थी? ईशान ने उसके विशिंग पर खुश होने की बजाय थोड़ी सी नाराजगी दिखाई, क्योंकि वो अपनी वजह से किसी और को परेशानी में नहीं डालना चाहता था। जरूरत क्यों नहीं थी? सुबह तो बाकी लोग भी विश कर देते। मैं तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहती थी ना, इसलिए इस टाइम पर तुम्हारे पास आकर तुम्हें स्पेशल विश किया। ईशान ने गौर किया कि सुमन का चेहरा और उसके कपड़े भी खुले आसमान में झड़ती हुई ओस से बिल्कुल भीगे हुए थे, और वो उसके सामने खड़ी ठंड से कांप रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी जंग के जीत लेने के बाद किसी के चेहरे पर होती है। ईशान को सबसे पहले पर्सनली मिलकर उसको बर्थडे विश करना और उसको अपने हाथों से गिफ्ट देना उसके लिए किसी बड़ी जीत के जैसा था। अब उसको सर्दी, ओस, बारिश किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके इस जज्बे को देखकर ईशान भी मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू। उसकी इस मुस्कुराहट भरे शुक्रिया को सुनकर सुमन के गालों पर लाली छा गई। उसने भी उसको मुस्कुरा कर बोला, You're welcome। मैं विश करती हूँ कि आने वाला पूरा साल तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और तुम्हारा हर दिन पिछले दिन से बहुत बेहतर गुजरे। सुमन एक ही सांस में बोल गई और उसकी इस विश पर ईशान भी मुस्कुराया। हालांकि इस बार भी मुस्कुराहट बिल्कुल अलग थी और उसमें वो चार्म नहीं था जो हर बार होता है। उसकी वो स्माइल हमेशा वाली स्माइल की तरह नहीं लग रही थी। थैंक यू सुमन, मैं तो सोच रहा था कि तुम शायद कोई मजाक कर रही होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमको मेरा बर्थडे याद है और मेरे लिए ये अनमोल गिफ्ट लेकर इतनी दूर इतनी रात को अकेले आओगी। तुम सच में बेस्ट फ्रेंड हो। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसको शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उसके शब्दों ने सुमन के दिल को अनजाने में ही चोट पहुंचा दी थी। उसके वो शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे जब उसने कहा था कि तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। हाय हाय बेचारी सुमन, एक लड़के ने उसको ब्रो जोन, फ्रेंड जोन कर दिया यार। लड़कियों के लिए बहुत दुख की बात है। हाँ, मैं लड़कों को बताना चाहती हूँ कि कुछ लड़के लड़कियों को भी फ्रेंड जोन कर देते हैं। हम भी झेलते हैं ये दर्द, समझे? आगे जानेंगे कि क्या सुमन के दिल का हाल ईशान समझ पाएगा और ये पीछे बैठा शांत लड़का कौन था, आपके अगले चैप्टर में। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं
मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 221, सर्द मौसम। उसने तो सोचा था कि उसके लिए ईशान सबसे खास है और शायद ईशान भी उसके लिए वही फीलिंग्स रखता होगा जो उसके दिल में ईशान के लिए थी। लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं था। ईशान, सुमन उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होठों पर जैसे किसी ने ताला सा लगा दिया हो। अब मैं भी कह सकता हूँ कि मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे लिए इतना सोचती है। कहते हुए ईशान के चेहरे की स्माइल और भी लंबी हो गई, जो इस टाइम किसी तेज ब्लेड की तरह सुमन के दिल को चीर रही थी। उसने घड़ी में देखा तो 12 बज चुके थे। वो अपने सामने खड़े उस लड़के को बिना पलके झपकाए देख रही थी। हमेशा वो सबके सामने एक टफ लड़की के इमेज में ही दिखती थी। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसकी दादागिरी से डरते थे। लेकिन इस टाइम उसके चेहरे पर बिल्कुल सॉफ्ट से एक्सप्रेशंस थे, जो कि उसकी फेमस इमेज से जरा भी मैच नहीं कर रहे थे। उसकी आंखों में जैसे सुलगते हुए जज्बात थे, जो उसके दिल के एक्सप्रेशंस का रिफ्लेक्शन था। क्या हुआ? ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? और शायद आंसू भी हैं? ईशान ने पूछा। नहीं तो मेरे आंसू क्यों निकलेंगे? मैं तो दूसरों के आंसू निकलवा देती हूँ। वो उससे अपने आंखों की नमी छुपाते हुए बातें बनाती हुए बोली। वो सोच रही थी कि क्या फायदा है उन आंसुओं का जब उन्हें कोई समझने वाला ही ना हो। यह शायद जानबूझकर अनदेखा कर रहा हो, समझ कर भी समझना ना चाहता हो। उस रात ईशान ने सुमन को सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड बताकर अनजाने में ही उसकी फीलिंग्स को थोड़ा सा हर्ट कर दिया था। अब तक तो सुमन उसको अपने लिए स्पेशल ही मान रही थी, लेकिन ईशान ने एक सिंपल सी स्माइल करके उसको फ्रेंड जोन तक ही लिमिटेड कर दिया था। और ऐसा नहीं था कि उसने कोई जानबूझकर सुमन का दिल दुखाया हो, बल्कि उसको तो पता भी नहीं था कि सुमन ने दिल ही दिल में न जाने क्या क्या सपने सजा लिए थे। अभी तक वो ईशान को लेकर ना सिर्फ ख्यालों की दुनिया में जी रही थी, बल्कि उसको लेकर बहुत खुश भी थी। उसने सोचा कि अपने हाथों से उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट बनाकर सबसे पहले उसको स्पेशली बर्थडे विश करके शायद वो उसके लिए कुछ स्पेशल बन जाएगी। लेकिन आज सुमन के ख्वाबों की उस नकली दुनिया से असली दुनिया में वापसी हो गई। उसको ये एहसास हो गया था कि उसका प्यार बस एक तरफा ही है। शायद ईशान के दिल में उसके लिए एक अच्छी दोस्त से ज्यादा और कोई फीलिंग नहीं थी। बस अब ये ज्यादा इमोशनल ड्रामा बंद कर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ जो तू उसको इतना टूट कर प्यार करती है? ये कोई जरूरी तो नहीं है कि तू जिसे बेइंतहा चाहे वो भी पलट कर तुझे उतना ही चाहे। वो एक सुपरस्टार है और तेरे जैसी तो उसकी न जाने कितनी फैंस होंगी, जिनको शायद वो याद भी नहीं रखता होगा। भले ही तू उसको जितना चाहे, लेकिन उसके मन में तेरे लिए एक अच्छी फ्रेंड से ज्यादा कोई भी फीलिंग नहीं है। सुमन बाहर से बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसके दिल में प्यार और दोस्ती के बीच में खींचातानी चल रही थी, जिसमें दोस्ती की फीलिंग के आगे प्यार के एहसास ने घुटने टेक दिए थे। हाँ, सही कहा तुमने, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए कम से कम मैं तुम्हारे लिए कुछ तो अहमियत रखती हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है। वो अपने आंसुओं को अपने चेहरे से नकली मुस्कुराहट के पीछे छुपाते हुए बोली। जवाब में ईशान भी मुस्कुरा दिया। अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? तुमने मुझे इतनी अच्छी दोस्त कहा, तो कम से कम एक दोस्त की हैसियत से मैं अपने दोस्त से कुछ पूछ तो सकती हूँ? सुमन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। अरे पूछो ना, इसमें हिचकिचाने की क्या बात है। बी कंफर्टेबल और जो पूछना है बिल्कुल बिंदास पूछो। सुमन के बिल्कुल उलट ईशान मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हें अपने लिए कैसी लड़की पसंद है? मेरा मतलब, तुम अपनी जिंदगी की हमसफर के लिए किस तरह की लड़की चाहते हो? तुम्हारे हिसाब से उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? सुमन बिना पल के झपकाए एकटक उसका चेहरा देख रही थी। वो इस सवाल के बाद उसके चेहरे का हर एक छोटा से बड़ा एक्सप्रेशन भी नोटिस कर रही थी। मेरे हिसाब से तो, ईशान उसके सवाल पर बड़ी गहराई से सोचते हुए बोला। मेरे हिसाब से
वो लड़की स्मार्ट, इंटेलिजेंट, खूबसूरत और पढ़ी लिखी तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा वो बहुत ही नरम दिल वाली, सुंदर, सुशील और हमेशा होठों पर मुस्कुराहट लिए सबसे प्यार से बात करने वाली होगी। एक ऐसी लड़की जो मुझे हमेशा कंफर्टेबल फील कराए, और अगर कोई मुसीबत आए तो बस यही चाहे कि मैं हमेशा हर प्रॉब्लम से उसको प्रोटेक्ट करूं। ऐसी कोई लड़की होगी तो वो मेरी पहली पसंद होगी। सुमन बड़े ही ध्यान से उसकी बात का एक एक शब्द नोटिस कर रही थी। उसकी बात सुनते हुए वो यही सोच रही थी कि जैसी लड़की ईशान अपने लिए पसंद कर रहा है वैसी तो वो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। आई एम सॉरी ईशान, मुझे तुमसे इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी। शायद मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी। मैं गॉड से सच्चे मन से ये प्रे करूंगी कि जिस तरीके की परफेक्ट लड़की तुम चाहते हो वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाए। सुमन आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए प्रे कर रही थी। ओके ईशान, तुम अब जाओ, कल कॉलेज में मिलते हैं। गुड नाइट, सुमन ने ईशान से कहा। ओके सुमन, गुड नाइट। अब तुम भी घर जाओ, बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और ठंड भी काफी बढ़ गई है, और ज्यादा ठंड में तुम्हारी तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना। ईशान ने उसको सलाह देते हुए घर जाने के लिए कहा। हाँ, डोंट वरी ईशान, इस ठंड में मेरी तबीयत खराब नहीं होगी। वैसे भी मेरे लिए तो अब हर मौसम ही सर्द है। कहते हुए वो मुस्कुरा कर चली गई। उसका दर्द अंदर ही अंदर उसके दिल को काट रहा था। ईशान वहीं पर खड़ा उसको जाते हुए देख रहा था। सुमन ने फिर मुड़कर उसको एक बार भी नहीं देखा, और अपने हर कदम के साथ वो धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। ईशान अभी भी हाथों में अपने उस बर्थडे पर उसका दिया हुआ पहला और शायद सबसे स्पेशल गिफ्ट लिए हुए वहीं पर उस धुंध में खड़ा उसको जाते हुए देख रहा था। क्या लगता है आपको, ईशान को समझ आएगा कि बेचारी सुमन उससे कितना प्यार करती है? वैसे यूजुअली ऐसा होता नहीं है। जब आपके लिए कोई अपना दिल बिछा कर रख देता है ना, तो अक्सर आपको वो बड़ी सस्ती चीज लगती है। जब तक आपके सामने कोई इतराए नहीं, कोई आपको परेशान ना करे, कोई आपको बड़ी मुश्किल से भाव दे, तब तक आपको प्यार की वैल्यू समझ नहीं आती। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। प्यार हमेशा उस इंसान से कीजिए जो आपसे प्यार करता है। आगे जानेंगे सुमन और ईशान की लव स्टोरी का क्या होता है। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 222, चीयरिंग अप। क्लासरूम में ईशान पीछे बैठे हुए सुमन की हर एक्टिविटी नोटिस कर रहा था। सिर दर्द का बहाना करके उसने डेस्क पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके उस पर अपना सिर रखा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जो उसने अपना सिर उठाया और नॉर्मल होकर आलिया से बात करने लगी, लेकिन ईशान की तेज नजरों ने उसके हाथ की आस्तीन के गीलेपन को देख लिया था, जिसका साफ मतलब था कि जब वो डेस्क पर अपना सिर झुकाए हुए थी तब असल में वो रो रही थी। लेकिन ये बात उसने किसी को पता चलने नहीं दी थी, यहाँ तक कि आलिया को भी नहीं। ईशान की सीट के बगल में ही बैठा रोहित होठों से सीटी बजा रहा था। उसने जब ईशान को खाली बैठे हुए शून्य में ताकते हुए देखा तो उसने उसको कोहनी से ढेलते हुए पूछा, क्या हुआ ब्रदर, कहाँ खो गए? ईशान वापस होश में आया और पलकें झपकाते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेर कर बोला, कुछ नहीं यार, बस यूं ही, और अपनी बुक उठाकर वापस पढ़ने लगा। इधर रोहित ईशान से पूछ रहा था, उधर आलिया सुमन को बहलाने की कोशिश कर रही थी। वो भी नहीं समझ पा रही थी कि उसको आखिर हुआ क्या है। उसकी इतनी बातूनी दोस्त आज बिल्कुल खामोश और इस तरह खोई हुई क्यों है? कॉलेज ओवर होने के बाद वो शाम को सुमन को थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए एक फेमस रेस्टोरेंट ले गई। वहां का ग्रिल चिकन बहुत ही फेमस था और वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी फ्रेंड को और कुछ अच्छा लगे ना लगे, उसका खाना उसकी कमजोरी थी। वो चाहे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, कितनी भी अपसेट क्यों ना हो, लेकिन चिकन की बढ़िया डिशेस से उसकी नाराजगी यूं ही गायब हो जाती थी।
क्लास में जब उसको चीयर अप करने का कोई भी तरीका काम नहीं आया तो उसने ये लास्ट ऑप्शन ट्राई किया। वो जानती थी कि ये तरीका हार नहीं मानेगा। टेबल पर बैठते हुए उसने एक बटर चिकन और 2 स्कूप बटर स्कॉच आइसक्रीम ऑर्डर किया। क्या बात है, मेन कोर्स में भी बटर और डेजर्ट में भी बटर। काफी देर बाद सुमन बोली थी। उसकी आवाज सुनकर आलिया को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। वो मुस्कुराते हुए उसकी ठोड़ी को सहलाते हुए बोली, वो क्या है ना, मेरी दोस्त पता नहीं सुबह से क्यों अपसेट है, इसलिए उसको थोड़ा बेटर फील कराने के लिए बटर चिकन और बटर स्कॉच ऑर्डर किया है। उसके इस अंदाज पर सुमन भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जैसे ही वेटर उसका ऑर्डर लेकर आया तो जैसा कि आलिया ने सोचा था, सुमन अपने वही पुराने फॉर्म में लौट आई। कुछ सेकंड पहले तक वो मायूसी में डूबी हुई एक शांत लड़की की तरह बैठी हुई थी और अब अपनी फेवरेट डिश को सामने देखकर वो वापस आलिया से बराबर लीड कर रही थी। ए आलिया, कितनी बदतमीज है तू। मुझे लगा कि तू मुझे मेरा फेवरेट डिनर करवाने यहाँ पर लेकर आई है, लेकिन तू तो खुद ही अकेले अकेले सब खा रही है। आलिया अपने आसपास से बेखबर अपने फेवरेट डिनर में जुटी हुई थी। तभी उसने अपने कंधे पर किसी हाथ को महसूस किया। जब उसने पलट कर देखा तो एक गंदा सा, मटमैला और भद्दा सा अधेड़ उम्र का आदमी उसके कंधे को सहलाते हुए उससे पूछ रहा था, हेलो बेबी। आलिया को पता ही नहीं चला कि वो आदमी उससे लगभग सट के खड़ा हुआ। उसको देखते हुए बड़े ही भद्दे तरीके से अपने गंदे दांत दिखाते हुए हंस रहा था। अपने बिल्कुल पीछे देखकर आलिया को एकदम से झुरझुरी सी महसूस हुई। ए बेबी, क्या तुम्हें और आइसक्रीम चाहिए? जैसे ही उसने बोला, उससे सटकर खड़े होने की वजह से उसके मुंह से शराब की बदबू का एक भपका आलिया के नाक में गया। उसको बहुत जोर से उल्टी महसूस हुई। ऐसा लगा कि वो बेहोश होकर यहीं गिर पड़ेगी। फिर भी उसने हिम्मत करके उसको बिल्कुल पीछे धकेलते हुए और उस पर चिल्लाते हुए, इतने गंदे हो, मुझ पर से अपने हाथ उठाओ। उस आदमी के कपड़ों से शराब की बहुत ही बुरी महक आ रही थी, लेकिन उस आदमी ने जैसे आलिया की बात ही नहीं सुनी। अरे बेबी, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? उस आदमी ने गाड़ी हंसी हंसते हुए कहा। सुमन से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और तेजी से खड़ी होकर उस पर लगभग चीखते हुए धमकी देकर बोली, अपने गंदे हाथ उससे दूर हटा। सुमन की धमकी से वो और जोर से हंसा, जैसे उसको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो पहले ही नशे में था। इससे डर कर पीछे हटने की बजाय वो तो और तैश में आ गया और अब सिर्फ आलिया ही नहीं, उसने आगे बढ़कर सुमन का भी हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आलिया बुरी तरह से घबरा गई। उसने आसपास जब देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उस रेस्टोरेंट में उन दोनों के अलावा और कोई भी लड़की या औरत नहीं थी। जितने भी कस्टमर्स थे वो सब कुछ अजीब ही नजर आ रहे थे। उनमें से कोई भी सभ्य आदमी नहीं नजर आ रहा था। ये आदमी उसके साथ लगातार बदतमीजी किया जा रहा था और वो सभी आगे आकर उसकी हेल्प करने की बजाय बस देखे जा रहे थे। बेटा, जब किसी से भी मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो उसने घबराकर वेटर को आवाज लगाई, लेकिन वहां पर मौजूद सभी वेटर ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे उन्होंने कोई आवाज सुनी ही ना हो। जब उस आदमी ने आलिया के साथ साथ सुमन से भी बदतमीजी शुरू कर दी तो उसका पारा हाई हो गया। गुस्से में भड़क कर उसने उस आदमी के पेट पर एक जोरदार किक मारी। नशे में होने की वजह से वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और पीछे की तरफ लुढ़क गया। घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को अपने गंदे हाथ लगाने की, और ऊपर से मेरे साथ भी बदतमीजी कर रहा था। तुझे तो मैं यहीं पर खोद के गाड़ दूंगी। सुमन गुस्से से कांप रही थी। वो आदमी जो अभी तक उन दोनों के साथ हंस हंस कर घटिया हरकतें कर रहा था, अब गुस्से से भरकर सुमन को गालियां देने लगा। कमीनी, तूने मुझे लात मारी? तेरी इतनी हिम्मत? कैसे मारी तूने मुझे लात? बताऊं कैसे मारी, ये देख। कहते हुए सुमन ने उससे डर कर वहां से भागने की बजाय उस गिरे हुए आदमी के मुंह पर एक और जोरदार लात चढ़ दी और बोली, ऐसे ऐसे मारी। उफ भाई, सुमन को गुस्सा भी कम नहीं है। आखिर ये आदमी है कौन? क्या ये कोई ट्रैप है या वाकई बस वहां का एक नॉर्मल कस्टमर?
जो शराब के नशे में कुछ हरकतें कर रहा है। माजरा कुछ गड़बड़ है, जानेंगे अपने अगले एपिसोड में ओनली ऑन पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 223 ट्रैप्ड। तूने मुझे मारा? वो आदमी दर्द की वजह से बिलबिला उठा। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी नाक सुन्न हो गई हो, लेकिन जब उसने अपने हाथ से टटोल कर देखा तो उसकी नाक से खून बह रहा था। जब उसने अपना खून बहते हुए देखा तो वो और भी ज्यादा बिफर गया और उसके तेवरों में ये साफ लग रहा था कि अब वो आपे से बाहर हो चुका है और काबू में नहीं आने वाला था। बहुत हीरोइन बन रही है ना तू। अब तू देख, तेरे साथ तेरी इस दोस्त को मैं क्या हश्र करता हूँ। उस आदमी ने उसको अजीब ढंग से दांत पीस कर घूरते हुए देखा। अभी तक जो आदमी अपने अपने टेबल पर बैठे हुए मूक दर्शक बने थे, अब वो बदतमीजियों का मजा ले रहे थे। जब अपने साथी की यह हालत देखी तो वो भी एक झटके के साथ सीटें पीछे कर खड़े हो गए। उनको अपनी तरफ आता हुआ देखकर आलिया और भी डर गई और उसने डर के कसकर सुमन का हाथ पकड़ लिया। उसको उन आदमियों के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। सुमन के लिए 2 या उससे ज्यादा आदमियों को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब तक कई आदमी इकट्ठा हो गए और उन्होंने उन दोनों को ही घेर लिया। तब तक वो आदमी भी उठकर खड़ा हो गया और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। आज तुम दोनों छोरियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आगे किसी के साथ भी उलझने की जरूरत नहीं करोगी। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। सुमन, आलिया ने पास खड़ी सुमन से हल्की सी आवाज में फुसफुसाया। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे डर लग रहा है। वो लगभग रुआसी हो गई थी। सुमन को अपनी इतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो तो जैसे तैसे करके उनको संभाल लेगी, लेकिन उसको फिक्र थी आलिया की। एक तो वो वैसे ही इतना घबरा रही थी और दूसरे वो उसको भी नर्वस कर रही थी। आलिया, जल्दी से बाहर भाग। सुमन को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने आलिया से धीरे से बोलकर उन लोगों के बीच से बाहर की तरफ भागने का इशारा किया। आलिया ने समझ तो लिया कि कैसे भागना है, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। डर की वजह से उसके पैर जैसे बिल्कुल जड़ चुके थे। जब सुमन ने उन लोगों के बीच थोड़े से गैप को देखा तो वो आलिया का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे निकालकर बाहरी दरवाजे की तरफ ले गई। लेकिन वो दोनों गेट के बाहर जा पाती उससे पहले ही एक वेटर ने वो दरवाजा बंद कर दिया। हे यू, बंद क्यों किया इसको? खोलो दरवाजा। सुमन जोर से बोली। सॉरी मैम, लेकिन आपने अभी तक बिल नहीं दिया है, आप ऐसे नहीं जा सकती। उस वेटर ने बड़े ही इत्मीनान से कहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आलिया ने फौरन अपनी पॉकेट में हाथ डालकर जो 500 का नोट था वो निकाल कर उसे दिया। आलिया ने बिना देखे वो नोट वेटर की तरफ लगभग उछालते हुए फेंका और चीख कर बोली, नाउ ओपन द डोर क्विक। वेटर ने उनको ऐसे देखा जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोलने वाला हो कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। उसने ना ही पैसे उठाए और ना ही दरवाजा खोला। डैम इट, ये सब क्या है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो यू रास्कल? इस बार सुमन जोर से चीखी। मैम, यहाँ का रूल है, इस तरह बिल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आपको पेमेंट बिलिंग काउंटर पर जाकर ही कराना होगा। उसने इस बार भी बड़े आराम से बोला और दरवाजा खोलना या उनकी हेल्प करने के बजाय एक कॉर्नर वाली टेबल के लिए ऑर्डर लेने चला गया। और तब तक बाकी लोगों ने वहां पहुंचकर आलिया और सुमन को घेर कर पकड़ लिया था। क्यों, क्या हुआ? बहुत पकड़न पकड़ाई खेल रही थी ना तुम दोनों? चलो कोई बात नहीं, आओ हमारे साथ बैठो, फ्री में ड्रिंक्स पियो और एंजॉय करो। वो आदमी शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए बोला और अपने मोटे और खुरदरे हाथ से आलिया के गाल को खींचते हुए बोला, वाह, इसकी स्किन तो कितनी मुलायम है। उसको देखते हुए बाकी के 6 आदमी भी अपने हाथों को अपने काबू में नहीं रख सके और सारे मिलकर आलिया और सुमन को जबरदस्ती खींचकर टेबल की तरफ ले जाने लगे। और सारे वेटर्स और बाकी का स्टाफ बस चुपचाप सब देख रहा था।
उनके बीच में इंटरफेयर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कितनी आसानी से इतना शानदार काम उन्हें मिला था। न सिर्फ उनको फ्री में लंच करने का ऑफर मिला था, बल्कि उनसे ये भी कहा गया था कि वो उन दोनों लड़कियों के साथ जो चाहे वो कर सकते थे। और तो और उनको इस बात की भी गारंटी दी गई थी कि जो भी अंजाम होगा उसको संभाल लिया जाएगा। कोई पागल बेवकूफी होगा जो ऐसे मौके को हाथ से जाने देगा। आलिया पूरी ताकत लगाकर उनसे जूझ रही थी और उनसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसने अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका फोन भी छीन लिया गया। ना बेबी, ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना परेशानी में हम नहीं तुम दोनों आ जाओगी। उनमें से एक ठहाका लगाते हुए बोला, अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो यहाँ पे कैमरेज लगे हैं, तुम लोग बच नहीं पाओगे। आलिया ने घबराई हुई सी आवाज में उनको धमकी देने की कोशिश की। उस आदमी ने अपना सिर उठाकर कोने में लगे हुए दोनों सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा, फिर वापस उसको देखकर जोर से ठहाका लगाया, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसको इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर ये लोग कौन हैं? और ये आलिया और सुमन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग भी यही सोच रहे हैं ना, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर ये सब चल क्या रहा है, जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 224, द टू एंजल्स। उस आदमी के लिए आलिया की बात एक ऐसी ही धमकी थी जैसे कोई चींटी हाथी को कुचलने की धमकी दे रही हो। इसलिए उनको इस धमकी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वैसे भी इस आदमी को यकीन दिलाया गया था कि उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और वो लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। उन लोगों ने उन दोनों लड़कियों को अब चारों तरफ से घेरकर अलग अलग पकड़ा हुआ था। वो दोनों ही छूटने के लिए छटपटा रही थी, चीख रही थी, लेकिन वो सब किसी काम नहीं आ रहा था। वहां मौजूद बाकी लोग भी बस दूर से ये नजारा देख रहे थे, लेकिन किसी की भी ये हिम्मत नहीं थी कि बीच में उनको बचाने के लिए आ पाए। उस आदमी ने आलिया के दोनों कंधों को पकड़कर घूरते हुए कहा, सुन लड़की, ये तेरा चीखना चिल्लाना बिल्कुल काम नहीं आएगा। ऐसा करके तू मुझे अब गुस्सा दिला रही है। तेरे पास अब दो रास्ते हैं, या तो तू खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ चल, या फिर मैं खुद तुझे उठाकर ले जाऊंगा। मेरी बात मान ले और एक बार मेरे साथ चल। कहते हुए वो अपने गंदे दांत दिखाते हुए बहुत ही भद्दी तरीके से हंसने लगा। उस रेस्टोरेंट में फंसकर आलिया की तो हालत खराब हो ही रही थी, साथ में भी सुमन उसके लिए परेशान हो गई थी। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ठीक उसी वक्त भड़ाक की जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और दरवाजे के पास ही खड़े उस आदमी के मुंह पर एक जबरदस्त पंच पड़ा। वो घुटने के बल गिरकर करहाने लगा। इसके पहले कि वो सिर उठाकर देखता, उस पर घूसों और लातों की बरसात हो गई। सिर्फ वही नहीं, वहां पर आलिया और सुमन को घेरे हुए खड़े आधा दर्जन आदमियों में से किसी को भी फिर संभलने का मौका नहीं मिला। उस आदमी ने करहाते हुए देखा। चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन लिए हुए दो जवान लड़के उन सब पर आंधी तूफान की तरफ बरस रहे थे। काले बालों वाले लड़के की लंबी टांगों की जबरदस्त किक से दो आदमी टेबल के पीछे जा गिरे। उन दोनों आदमियों के चेहरे से डर के पसीने की बूंदें छलक आई और वो सोचने लगे कि ये दोनों लड़के आखिर हैं कौन, जो शैतानियत में उनके भी बाप हैं। उनमें से एक आदमी हैरानी से अभी उनको देख ही रहा था कि दूसरा भूरे बाल वाला लड़का, जो कि देखने में स्मार्ट और हैंडसम होते हुए भी पहले वाले लड़के से भी ज्यादा खूंखार दिख रहा था। कहने को तो वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। बड़े ही शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए
वो उस नीचे गिरे हुए आदमी के पास आया और बड़ी ही बेरहमी से उस आदमी के एक हाथ पर अपना जूता रखकर खड़ा हो गया और उसको अपने जूते से बड़ी हैवानियत से कुचल दिया। वो आदमी बेतहाशा दर्द की वजह से किसी जंगली भैंस की तरह चिंगाड़ उठा। उसको ऐसा लगा जैसे 20 सुइयां उसके हाथ में एक साथ चुपो दी गई हो। ये वही हाथ है ना जिससे तूने आलिया को छुआ था? उसकी आवाज के डरावने लहजे से वो नर्क का कोई शैतान लग रहा था। ये सच में उस आदमी का वही भद्दा और खुदरा हाथ था जिससे वो अभी थोड़ी देर पहले आलिया के गालों को खींचकर उसकी सॉफ्टनेस की तारीफ कर रहा था और अब वो दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पर लौट रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उसके जूते के नीचे से अपने हाथ को निकाल नहीं पा रहा था। गॉड प्लीज मेरे भाई मुझे छोड़ दे, मैं दोनों हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगा। आलिया और सुमन शॉक्ड होकर उन दोनों लड़कों को देख रही थी। सिद्धार्थ और अर्नब दोनों एक साथ? आलिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों उनकी मदद के लिए वहां पहुंचे कैसे, और वो भी एक साथ। वहीं सुमन भी हैरान होकर यही बात सोच रही थी। उसने फिलहाल दिमाग पर जोर न डालते हुए गॉड का शुक्रिया अदा किया कि उसने उन दोनों को किसी फरिश्ते की तरह बिल्कुल ठीक टाइम पर वहां भेज दिया था, वरना अगर उनको आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो न जाने आज क्या क्या हो सकता था। आलिया और सुमन के लिए तो फरिश्तों की तरह वो वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां के बाकी उन शराबी गुंडों के लिए तो किसी शैतान के अवतार से कम नहीं थे, जो वहां पहुंचकर उन सब की बुरी तरह से धुलाई करते हुए उनको टॉर्चर कर रहे थे। अर्नब मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपने जूते से दबाए हुए अपने पैरों को धीरे धीरे थोड़ा सा और ट्विस्ट कर रहा था। अब तो उस आदमी के चेहरे से आंसू भी निकलना शुरू हो गए थे। उसका नशा कब का हवा बनकर उड़ गया था और उनके चेहरे की वो सारी शैतानियत अभी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जब वो अपने साथियों के साथ मिलकर सुमन और आलिया को परेशान करते हुए उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। सिद्धार्थ ने अब तक बाकी के गुंडों को ताबड़तोड़ पीट कर उनका सफाया कर दिया था। इस वक्त वो किसी रोमांटिक फिल्म का नहीं बल्कि जबरदस्त एक्शन फिल्म का लीड हीरो लग रहा था। उन सब की धुनाई करने के बाद वो आलिया के पास आया और उसकी दोनों बाहों को पकड़कर ऊपर से नीचे तक देखते हुए चेक करते हुए सीरियस टोन में पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें इन लोगों ने चोट तो नहीं पहुंचाई ना? आलिया ने अपने होठों से कुछ नहीं बोला, बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और उसकी आस्तीन पकड़कर थोड़ी देर बाद बोली, सिद्धार्थ हमें यहाँ से अब निकलना होगा। ये रेस्टोरेंट क्रिमिनलों से भरा है और यहाँ का स्टाफ भी लोगों से मिला हुआ है। इससे पहले कि और कोई आ जाए हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। आया कि किस तरह इतना सब होने के बाद वहां के वेटर ने उनको बाहर निकलने से रोक दिया था और गेट भी बंद कर दिया था। ये सुनकर वहां से फौरन निकलने की बजाय सिद्धार्थ के होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उस अजीब सी स्माइल को देखकर आलिया भी सहम कर एक कदम पीछे हट गई। सिद्धार्थ की पिटाई से बाकी सारे छोटे मोटे गुंडे तो भाग गए। फिर वो उस आदमी के पास पहुंचा जिसके हाथ को अभी भी अर्नब ने अपने चमड़े के जूते से दबा रखा था और वो आदमी अर्नब से छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उस आदमी के पास पहुंचकर सिद्धार्थ ने बिल्कुल ठंडी आवाज में उस आदमी से पूछा, अब तुम इस चोर डकैत के अड्डे के बारे में खुद बताओगे या फिर मैं अपने तरीके से पूछूं? वो आदमी पहले ही इतना डर गया था कि सिद्धार्थ के तेवर देखकर कांपने लगा। प्लीज प्लीज कुछ मत करना, मैं सब बताता हूँ। इस औरत ने हमें ऐसा करने के लिए बोला था। उसने कहा था कि इन दो लड़कियों के साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। उसके बदले में हम सब यहाँ जो चाहे खा सकते हैं और जितना चाहे शराब पी सकते हैं। और हमें ये भी भरोसा दिलाया गया था कि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हमें आज तक नहीं आएगी। अब आज तो क्या, देख मैं तुझे कैसे गुस्से की आग में जलाता हूँ, कहकर अर्नब ने अपने दूसरे पैर से उसके मुंह पर एक जोरदार ठोकर मारी और वो आदमी दर्द से बिलबिलाता हुआ अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर दूर तक लुढ़कता चला गया।
वो भाई ये औरत कौन है भाई? हमको तो लगा था कि शायद दूर से कहीं युवराज का कोई कनेक्शन होगा। औरत वाली बात तो हमने सोची नहीं, है ना? जानेंगे कि ये औरत आखिर है कौन। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 225, पर्दे के पीछे। जितने भी वेटर थे डर के सबकी हवा टाइट हो गई। अर्नब उन सब पर दहाड़ कर बोला, शराफत से सब कुछ बक दो कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, वरना 1 मिनट के अंदर तुम्हारे इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर डेकोरेशन चेंज कर दूंगा। कहते हुए उसने पिलर के पास रखे हुए एक एंटीक पॉट को खतरनाक तरीके से पंच मारकर तोड़ दिया। प्लीज 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 ऐसा मत करिए, हमारी गलती नहीं है। हमारे बॉस की बेटी ने हमसे जो भी कुछ करने के लिए बोला था हम तो बस वही कर रहे थे। इनको पर्सनली कोई भी नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। उनमें से एक वेटर ने आलिया और सुमन की तरफ इशारा करते हुए बोला, जी सर, हम तो बस ड्यूटी कर रहे थे। हमें कहा गया था कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा हम उसमें किसी भी तरह इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप प्लीज यहाँ कुछ भी तोड़फोड़ मत करना, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। दूसरा दुबला पतला चश्मा पहने हुए एक वेटर हाथ जोड़कर डर से गिड़गिड़ाता हुआ बोला, तुम्हारे बॉस की बेटी ने ऐसा कहा था? कौन है तुम्हारे बॉस की बेटी? आलिया ने हैरानी से उससे सवाल किया, कौन है वो लड़की जो खुद दूसरी लड़की की इज्जत को ऐसे खतरे में डाल सकती है? तभी ठीक उसी वक्त थोड़ी ही दूर पर खिड़की के दूसरी तरफ से एक हल्की सी आवाज आई। सिद्धार्थ ने पास में रखी हुई एक कुर्सी उठा ली और इससे पहले कि कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उसने वो कुर्सी उसी दिशा में खिड़की की तरफ पूरी ताकत से फेंक मारी। कुर्सी के खिड़की पर लगते ही वो टूटकर टुकड़ों में बट गई और दूसरी तरफ से चीख कर एक लड़की बाहर निकली। वो लड़की थी अदिति सिंह। अदिति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलिया ने हैरानी से पूछा। उसको देखकर एक पल के लिए सभी हैरान हो गए थे, लेकिन अगले ही पल सुमन सब कुछ समझ गई और वो उस पर चीखते हुए बोली, तुम ही ने सबको परेशान करने के लिए कहा था ना? तुम्हें कॉलेज से भी इसलिए निकाला गया था, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, है ना? उसकी फटकार सुनकर और उन सभी को लाल आंखों से अपनी तरफ घूरते हुए देखकर वो ठिठर कर एकदम पीछे हट गई। उसकी ये करतूत अब उन सबके सामने आ चुकी थी। अब इतने लोगों के सामने वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती थी और ना ही वहां से बचकर भाग सकती थी। लेकिन फिर भी इन सब के लिए वो उन सबसे माफी मांगने की बजाय आलिया को घूरकर देखने लगी। एक बार फिर उसको गहरी चोट पहुंचाने के चक्कर में वो खुद ही सबके निशाने में आ गई थी। उस रात प्रॉम नाइट पार्टी के बाद अदिति और जसमीत ने आलिया के साथ जो किया, उसके बाद सिद्धार्थ ने उन दोनों से ही दुश्मनी बांध ली और उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने या उनको अरेस्ट करवाने के बजाय उनको सिर्फ कॉलेज से निकलवाकर एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया था। लेकिन इतनी वार्निंग के बाद भी उसने आलिया से अपनी दुश्मनी जारी रखी और उसको अपनी शैतानी हरकतों से हर तरह से गहरी चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब उसके बुरे कर्मों की इंतहा हो चुकी थी। उसके पापों का घड़ा भर चुका था। एक्सेल कॉलेज से निकाले जाने के बाद ये पूरी सिंह फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात थी। इसके साथ ही सिद्धार्थ ने अपने तरीके इस्तेमाल करके अपने ओबरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ सिंह फैमिली के सारे प्रोजेक्ट्स भी खत्म करवा दिए। ये सिंह फैमिली पर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल चोट थी। ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट सिंह फैमिली के बिजनेस चेन का ही एक हिस्सा था और आज वो यहाँ पर डिनर करने आई थी। तभी उसने यहाँ पर आलिया और सुमन को साथ देखा और उसके शैतानी दिमाग में शैतानी ख्याल आने लगे। ये उसका खुद का रेस्टोरेंट था, इसलिए यहाँ पर कॉलेज वाले कोई रूल नहीं थे और ना ही किसी का कोई डर था।
एक तरह से आज आलिया खुद ही उसके जाल में फंसने के लिए चली आई थी। अदिति के लिए आज की टाइमिंग और लोकेशन इतनी बेहतर थी कि वो आज हाथ आए इस मौके को जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने आनंद फानंद में ये प्लान बनाया। हाँ, मैंने ही प्लान किया था। ये क्रिमिनल टाइप के लोग आलिया से जबरदस्ती शराब पीने के लिए कहेंगे और उसके बाद इन लोगों का खुद पर कंट्रोल रख पाना नामुमकिन होगा। एक बार आलिया उनके जाल में फंस जाती, उसके बाद मैं मौका देखकर उसकी उन सबके साथ फोटो खींच लेती और अननोन नंबर से सिद्धार्थ को सेंड कर देती। सिद्धार्थ तो क्या, कोई भी लड़का ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी गर्लफ्रेंड देर रात को अनजान आदमियों के साथ ड्रिंक करती फिरे। इससे आलिया और सिद्धार्थ के रिश्ते में खटास आ जाती और फिर लाख कोशिशों के बाद भी नॉर्मल नहीं होती। और मैं शुरू से यही चाहती थी, लेकिन ये घटिया लड़की हर बार मेरे प्लान को न जाने कैसे फेल कर देती है। अदिति ने अपनी बात खत्म की, लेकिन खुद अपने ही प्लान के बारे में बताने पर भी उसके चेहरे पर गिल्टी का जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं था। बल्कि अपने गुनाह पर पश्चाताप करने के बजाय वो अपना प्लान एक बार फिर से फेल हो जाने पर गुस्सा हो रही थी। अदिति, यू आर रियली वेरी सिक, आलिया ने नफरत से कहा। उस प्रॉम नाइट वाली रात की घटना के बाद भी उसको लग रहा था कि वो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। वो फिर उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन जब 3-4 दिन तक वो कॉलेज नहीं आई और उसको ये पता चला कि उन दोनों को ही कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया है, तो उसने सच में ये सोचा था कि अब शायद अदिति से पीछा छूटा और आलिया ने सच में राहत की सांस ली थी। लेकिन शायद ये आलिया की सबसे बड़ी भूल थी। ओह माय गॉड, अदिति तो डेंजरस पे डेंजरस होती जा रही है गाइस। इतना खतरनाक प्लान सीरियसली मैंने नहीं सोचा था कि अदिति दोबारा से ऐसा कुछ करेगी। आई थॉट अभी कम से कम 25-26 चैप्टर्स तक तो वो नहीं आएगी। लुक व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन अब मेरा एक और सवाल है, आलिया को बचाने के लिए सिद्धार्थ और अर्नब कहाँ से आए? जानेंगे अपने अगले चैप्टर में। और ये दोनों मिलकर अब अदिति का क्या हाल करने वाले हैं, ये भी सुनते रहिए पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड।